नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पूनिया, न्यूरो केयर हॉस्पिटल विद्याधर नगर जयपुर से। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम जो सोसाइटी में हम सब फील करते हैं वो है दौरे, जिसको काफ़ी आम आम भाषा में अपन मिर्गी भी बोलते हैं, दौरे भी बोलते हैं, सीजर्स अंग्रेजी में बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं। इस ये दौरा एक्चुअली ये होता है कि ब्रेन की न्यूरोनल एक्टिविटी होती है। ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन की तरह से काम करता है कि जो सूचनाएं और जो हर प्रकार की एक्टिविटी ब्रेन से निकलती हैं वो एक न्यूरोनल एक्टिविटीज बन के निकलती हैं। वो न्यूरोनल एक्टिविटी का मतलब ये सिंपल भाषा में अपन समझे तो जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है एक निश्चित वोल्टेज की, इसी तरह से निश्चित वोल्टेज की न्यूरोनल एक्टिविटी अपने ब्रेन से अपने अंगों के लिए आती हैं। दौरे के टाइम पर क्या होता है कि अगर जैसे वही न्यूरोनल एक्टिविटी एक्सेसिव आ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए और इतनी रिपीटेडली आ जाए कि जिनकी ज़रूरत ही नहीं हो, तो उसको दौरा कहते हैं। अगर किसी आदमी को एक बार दौरा है तो उसको अपन दौरा कहते हैं, लेकिन अगर किसी आदमी को यही दौरे बार बार आने लग गए तो उसको मिर्गी बोलने लग जाते हैं। मिर्गी या एपिलेप्सी या दौरे की बीमारी। तो दौरे की बीमारी और दौरे में फर्क यही है कि दौरा एक बार आ सकता है, लेकिन जब दौरे की बीमारी हो जाती है, जब बार बार दौरे आने लग जाते हैं तो। अब रही बात की ये क्लासिफिकेशन, अपन ने देखा कि ये फोकल सीजर, फोकल का मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया से ये न्यूरोनल एक्टिविटी आई, और एक जनरलाइज सीजर जिसमें कि ब्रेन के कई अंगों से एक साथ एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी आई। तो जो जनरलाइज सीजर हैं ये एक साथ ब्रेन के कई सर्किट्स को इफेक्ट करते हैं, और जो फोकल सीजर होता है वो शुरुआत तो किसी न किसी एक अंग से होती है और उसके बाद में वो इन्वॉल्व करता है बहुत सारे अंगों को, और कई बार इन्वॉल्व नहीं करता, केवल एक ही उसी सर्किट में रहता है, तो पर्टिकुलर एक अंग को ही वो इफेक्ट करता है। जिस तरह से मैंने बताया कि अभी अपन इन सारी बातों से अपन ये डिसाइड करते हैं कि इसका कारण क्या हुआ। कारण डिसाइड करने के लिए अपने को सारे ही कारणों को एक साथ लेके और इनको हम यूँ क्लासीफाई करते हैं कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको हम मेडिकल कोज कहते हैं, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको सर्जिकल कोज कहते हैं। मतलब कई बार मेडिकल कोज है वो भी मेडिसिन से नहीं ठीक होते, तो सर्जिकल कोज अपने आप बन जाते हैं। बहुत सारी बार अपन देखते हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, कंजेनाइटल ब्रेन में कुछ इस तरह की बनावट में ही इस तरह की चेंजेस रहते हैं कि वो उसके न्यूरोनल एक्टिविटी के जो सर्किट्स होते हैं वो सर्किट ही आपस में डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनको उसकी बनावट की वजह से ही सीजर आ जाते हैं। कई बार उनकी जो ब्रेन की बनावट में कई बार उनका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो, या किसी तरह से कोई अंगों का जिस तरह से बढ़ना होता है, जिस तरह से उनका विन्यास बोलते हैं हिंदी में, अपन बोले कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि विन्यास अगर डिस्टर्ब हुआ, जिस जगह जिसको होना चाहिए उसकी बजाय दूसरी जगह हुआ, तो भी वो सीजर का कोज हो जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी जब ब्रेन को होती है तो वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती है, और यही हाइपोक्सिया की जो ब्रेन को डैमेज वाली कंडीशन है वो लाइफ लॉन्ग बच्चे को बाद में तंग करती है। तो ये मेनिंजाइटिस का मतलब उसकी ब्रेन की कवरिंग में इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन खुद में इन्फेक्शन हो गया, जैसे एनकेफ्लाइटिस हो गई, ब्रेन के फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन हो गया, या कोई किसी दूसरी जगह से कोई पस चला गया, एब्सेस हो गया, तो ये सारे के सारे कारण भी सीजर के कारण है। तीसरा मादक पदार्थ है। मादक पदार्थों का सेवन करना, सेवन से भी धीरे धीरे ब्रेन को डैमेज होते हैं, कॉर्टिकल एट्रोफी होती है, और वो दे कैन कन्वर्ट इनटू दी सीजर्स। ये तो कुछ ग्रुप हैं जो मेडिकल कोज है। सर्जिकल कोज जितने भी हैं, अब सर्जिकल कोज को जब अपन डिस्कस करें तो ये सारे के सारे सर्जिकल कोज होते हैं। जैसे हेड इंजरी हुई तो उसको सीजर हो सकते हैं, उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ, प्रेशर सिम्टम आए तो सीजर हो सकता है। इसी तरह से कोई फ्लूइड का प्रेशर हुआ, कोई वेंट्रिकुलर डायलिटेशन हुई तो उसको सीजर हो सकता है। ये सारी चीज़ें, इनमें अगर कोई ट्यूमर एक पर्टिकुलर एरिया में तो फोकल सीजर होंगे। कोई ट्यूमर जो है बड़े साइज में बड़ा था और उसने 2-3 एरियाज को अगर इन्वॉल्व कर रखा है तो वो जनरलाइज सीजर में कन्वर्ट हो जाते हैं।
जब बात आती है कि इनको इन्वेस्टिगेशन कैसे करो, इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो उसको अटेंड करने वाला आदमी है वो उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करे। उस वक्त इतना इंटेलिजेंसी हर आदमी को होनी चाहिए इस जमाने में कि अगर किसी को सीजर आ गया तो वो कर क्या सकता है, उसको करवट लगवा दे, टर्न करा दे, थोड़ा कोई कोई ये टाइट कपड़े हैं, कोई टाई है तो उसको लूज कर दे, मुंह में कोई सीक्रेशंस है तो कोशिश करें कि वो ड्रिबल आउट हो जाए। किसी भी तरह से उस वक्त कोई भी मुंह में पानी ना डाल दे, कोई किसी भी प्रकार का ये जादू टोना उस वक्त नहीं करे, क्योंकि एक बार सीजर आने के बाद में वो सीजर को, अगर आपके पास में कोई अर्जेंट मेडिसिन नहीं है तो सीजर को निकलने में जो टाइम लगेगा उसमें आपको उसका ध्यान ही रखना है। आप जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो ये है कि अगर कोई संभव है तो आपके पास टेलीफोन सबके पास में होता है, आप उसका वीडियो बना सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर को जब आप दिखाएंगे तो ये चीज़ उसको बहुत हेल्पफुल होगी इस बात को जानने के लिए कि ये किस तरह का सीजर था और इसकी क्या वजह हो सकती है। अब इसका जो डायग्नोज करने के लिए उसको बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करके देखेंगे कि कोई किसी प्रकार के कोई ब्लड की बायोकेमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दूसरे किसी अंग की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर अपन उस पर्टिकुलर ब्रेन का ही अपन सीटी स्कैन करेंगे या एमआरआई करेंगे। एक होता है ईजी होता है, ईजी अपने को ये डिनोट करता है कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है, कौन सा एरिया इन्वॉल्व है और किस तरह का सीजर है। तो उसके बाद इसी तरह से ही हम उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और ट्रीटमेंट जिस तरह का कोज है उसका उसी के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट हो जाता है बहुत। अब ये तो मैंने कोज वो कारण बताए हैं जो आपको पता लग गए, आपको कारण मिल गया। मोर देन 30-40% केसेज में कारण मिलता ही नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है, हर चीज़ आपकी नॉर्मल आती है फिर भी आपको सीजर आ रहे होते हैं। उन कंडीशंस में और इन कंडीशंस में आपको दोनों ही तरह की सिचुएशन में दौरे की दवाई तो जरूर देनी है। ये दौरा और सीजर ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ये ट्रीटेबल है। बहुत सारी इसकी ये जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारी इसमें जो लोगों को अपना जादू टोने के ऊपर विश्वास करके जो जितनी जो प्रॉब्लम्स आज के लोग कम करने लग गए, लेकिन पहले के ज़माने में लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर सोचते थे कि ये क्या पता कोई उस ऊपर का कोई प्रकोप है, कोई देवता का प्रकोप है, किसी तरह का कोई वो है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि किसी भी प्रकार के किसी देवता का प्रकोप नहीं है। ये सारी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये ब्रेन की एक्टिविटी में प्रॉब्लम होने की वजह से ही हैं, जिनका कि अच्छी तरह से इलाज हो सकता है अगर हम ढंग से समझें। सबसे जो कठिन काम है इसका, जो मैं आपको सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इसका ट्रीटमेंट प्लानिंग लॉन्ग टर्म है। तो विश्वास खत्म नहीं करें, इस प्रॉब्लम के अचानक अपने मन से कोई दवाई को बंद नहीं करें और इसको कंटिन्यू कितने दिनों तक लेनी है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम डिसाइड करते हैं और डिसाइड करने के बाद में ही अपन ये कर सकते हैं कि भाई अब आप क्योर हो। ये तो हो गई बात वो कि ये एपिलेप्सी मेडिकल इसमें ट्रीटमेंट से इससे क्योर हुई, सर्जिकल कोर्स था उसको सर्जरी करके अपने निकाल दिया, ये एंटी कन्वर्शन दी। समटाइम्स कारण तो अपने को पता लगा नहीं, कारण तो ये पता लगता नहीं कि भाई कारण कहाँ से है, बस ये जरूर पता लगा लेते हैं कि ब्रेन में इस जगह से हो रहा है। और बहुत सारी दवाइयाँ देने के बावजूद भी वो ये एपिलेप्सी जो है वो कंट्रोल नहीं होती। ऐसी कंडीशन में हम एपिलेप्सी के लिए भी सर्जरी करते हैं। केवल एपिलेप्सी के एरिया को डिसाइड करके, एपिलेप्सी के जो लीजन किस जगह है उस लीजन का पता लगा के और उस जगह को हटा देते हैं, उस जगह को जहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फोकस और न्यूरोनल एक्टिविटी डिस्चार्ज हो रही है। अगर वो एरिया ऐसा है कि पेशेंट को कोई डेफिसिट नहीं देने वाला तो उसको सर्जिकल रिमूवल करके और उसकी एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट करना भी एक ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है। ये सारी बातें जो हैं एपिलेप्सी की जागरूकता के लिए, इस ट्रीटमेंट इस बीमारी की अपने को
पूरी समझ होनी चाहिए। उसी की वजह से ही अपन ये अपना ये जो जागरूकता दिखा सकते हैं। नमस्कार।